क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध की। इसका मतलब ये है कि हम इसके विपरीत चलते हैं। कैसे सोचते हैं कि मान लेते हैं, यानी अपरिमेय संख्या के विपरीत क्या मान लेंगे? माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय। यदि परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिखें। क्या करेंगे? a। तो यानी √2 बराबर a/b। ठीक है। यहाँ पे a तथा b ये कैसे? पूर्णांक। कैसे? पूर्णांक। यदि ये पूर्णांक हैं तो क्या होगा? b बराबर 0 नहीं। कैसा होगा? नहीं। जब ये नहीं होगा तो हम लिख देंगे √2 बराबर a/b। एक कैंची का गुणा कर देंगे। तो अभी हम कैंची का गुणा नहीं करें, ठीक है, और कर भी दे तो भी कोई बात नहीं। तो हमने कर दिया √2 b बराबर a। यानी हम इसको ले सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर दोनों तरफ वर्ग लिया तो क्या हम आया? क्या आया? 2 √2 गुणा √2 और b² बराबर a²। ये अब ठीक है ना, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे मान लिया √2 एक परिमेय संख्या, यानी हम इसके विपरीत मानेंगे अपरिमेय संख्या की। या अपरिमेय संख्या के विपरीत क्या होगा? परिमेय संख्या। तो हम मान लेते हैं, माना √2 कैसी है? परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। जब a/b के रूप में लिखेंगे तो √2 बराबर a/b, यानी a तथा b कैसे? पूर्णांक। अब जब पूर्णांक है तो a 0 नहीं होगा, और जब a 0 नहीं होगा
तो अंडर रूट 2 बराबर ए अपॉन बी, यानी अंडर रूट 2 बी बराबर ए, यानी केजी का गुणा कर दिया। अब दोनों पक्ष में इस वाले, ठीक है ना, इस वाले पक्ष में ये यहाँ से अलग, ठीक है ना, इस वाले पक्ष में, तो इस वाले यानी ये पक्ष हो गया, तो दोनों पक्षों में वर्ग ले लें, तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये आ गया। आगे चलेंगे। अब हम लिख देंगे, हमने लिख दिया पहले ये वाला, देखिए अंडर रूट 2 का गुणा 2, एक अंडर रूट 2 का गुणा 2 और बी स्क्वायर बराबर होगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ पे आ गया ना। अब हम लिखेंगे, देखिए जब यहाँ ये आया तो हम लिख देंगे ए का गुणांक कितना होता है, गुणनखंड कितना होगा 2, ठीक है ना, गुणनखंड कितना होगा 2। अब जब 2 गुणनखंड है, क्योंकि 2 गुणनखंड नहीं होगा तो 0, ए बी का मान 0 नहीं, यदि हम बी का मान 0 मान लेते तो ये 0 हो जाता, तो ए का मान भी 0 हो जाता, इसीलिए ए का गुणनखंड कितना है 2 है, ठीक है ना। अब इसके अनुसार यहाँ तक आ गए, अब इसे हम नीचे वाला हटा देंगे। अब ये हमारा, ये लिख देंगे हम समीकरण 1, ठीक है। अगला, और जब ए नहीं है, वो नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ये भी हो सकता है, लिख देंगे तथा ए का गुणनखंड फैक्टर यानी कितना होगा 2 होगा, ठीक है, कितना 2। अब हम समीकरण दूसरा लिखते हैं, ए बराबर, है ना, ए बराबर 1 मान लें, गुणांक बी को मान लें सी, है ना, या बी रहने दे तो 1 हमारा लिख देंगे, यहाँ सी मान लें, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर, तो इसका हम लिख देंगे 2c, यानी हम अब ए स्क्वायर की जगह यहाँ लिख देंगे हम, आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ सी एक क्या है पूर्णांक, तो ये हुआ, और इसके बराबर कितना होगा ए स्क्वायर। अब ए का हमने जब वर्ग किया तो हम दोनों तरफ ए बराबर 2c का होल स्क्वायर। अब 2c इसे खोलेंगे, देखिए तो ए स्क्वायर बराबर 4c। अब ए स्क्वायर की जगह हम ये मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो देखिए ए की जगह लिख देंगे हम 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, तो b बराबर आ गया 4c स्क्वायर बटे 2c, ठीक है, तो हमारा आ गया बी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 2c स्क्वायर, ये समीकरण हो गया।
ठीक है, यहाँ हमने मान लिया यानी के मान लिया, तो ये हो गया हमारा 2k। अब 2k हो गया, यानी बी स्क्वायर बराबर 2k। ये हो गया समीकरण 3। कितना हो गया? समीकरण 3। आगे देखें, बी स्क्वायर बराबर 2k यानी के नियतांक है। तो हम b बराबर बी के स्थान पर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ गलत हो गया, कोई बात नहीं। आगे फिर देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखना बी स्क्वायर बराबर 2c² हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि b का गुणनखंड b का गुणनखंड 2 है। क्या है? 2 है। अब हम एक पूर्णांक के को तो क्या होगा? a बराबर 2k। ठीक है। जब a बराबर 2k है, तो हम इसी जगह रख देंगे b 2b² बराबर 2a का होल स्क्वायर। ठीक है। अब चाहे हम यहीं से रख लें b के स्थान पर, तो हम लिख सकते हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे 2b² बराबर 2a का होल स्क्वायर। ठीक है। a के स्थान पर हमने क्या रख दिया? तो इससे ये हुआ कि b² बराबर 2, इसका भी होल स्क्वायर करते तो 2 गुणा 2 और a स्क्वायर बटे ये वाले नीचे 2 से। तो यहाँ लिख देंगे हम b² बराबर 2a स्क्वायर। यह अब इसमें b स्क्वायर बराबर 2a²। आगे इसका मतलब यह b² बराबर 2c। तो हम एक b का गुणनखंड 2 है, यानी कितना होगा? 2। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ देख लें, b के हमने खंड किए b गुणा b² बराबर 2c², यानी b गुणा b और इधर हो गया 2 गुणा c²।
यानी सी गुणा सी करते, ऐसे कर लो सी गुणा सी। तो एक का तो हमने मान लिया ये और एक, तो हम इसे लिख सकते हैं कि बी का गुणनखंड कितना है, तो हम लिख सकते हैं बी बराबर 2c। एक ये हो गया, ये समीकरण हो गया तुम्हारा 3, या ये 3 2 3 से हल होगा 3 का, या 2 ही रहेंगे तो कुछ आगे। अब ठीक है, ये 2 ही चल रहा है ना, ये वाला 2 यहाँ तक 2 ही। अब हम इसे हटाते हैं, 2 और 3 के अनुसार, 2 समीकरण 2 और 3 के अनुसार क्या होगा कि हम एक के नियतांक मानते, एक के एक कूलम और एक कूलम, तो हमारा ये भी हो जाएगा B बराबर 2k। अब यहां तक आगे B बराबर 2k, तो आगे देखते हैं इसमें, यानी B का एक गुणनखंड कितना हो गया, B का गुणनखंड 1 2, और अब B का भी गुणनखंड 2 हो रहा है, A का भी गुणनखंड 2 हो रहा है, तो क्या होगा, A का गुणनखंड भी 2 होगा और B का गुणनखंड भी 2 होगा, तो ये कल्पना के विरुद्ध है। यानी ऐसे हमने ये मान लिया ना 2, तो ये B वाला जो गुणनखंड 2 है ना, और इधर ऊपर भी हमने लिखा है गुणनखंड 2 है, तो हम लिखेंगे A तथा B का गुणनखंड, या ऐसे लिख दें B का गुणनखंड 2 है तथा और A का गुणनखंड भी 2 है, गुणनखंड 2 है। यानी ये हमारा कैसा हुआ, विरोध, कल्पना के विरुद्ध। तो ये हम लिख देंगे यानी ये, यानी 2 2 लिख रहे हैं, या ये लिख दें कि 2 कल्पना के विरुद्ध, कल्पना के विरुद्ध। जब ये कल्पना के 2 मतलब जो गुणनखंड है वो कल्पना के विरुद्ध है, यहाँ खंडोल लिख दो, लिखना चाहो तो, लिखना चाहो तो लिख दीजिए। ये नहीं 2 लिख दो, या ये लिख दो, ये या मिटा दीजिए, ऐसे ऐसे मत लिखिए, तो ऐसे लिख दो। यानी A तथा B का गुणनखंड 2 है, A का भी गुणनखंड 2 है और B का भी गुणनखंड 2 है, तो ये कल्पना के विरुद्ध है, सिद्ध होता है, पल्ली से लिखती रहे, विरुद्ध है, इसीलिए सिद्ध होता है कि √2 एक परमीय संख्या नहीं है। संख्या नहीं है,
यानी कैसी है, कैसी है, ये एक अंडर रूट दो वो एक परिमेय संख्या है। बस ये जो क्वेश्चन है वो कई बार आया है परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाली प्रश्नावली वैसे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसे अब देखिए। अगला क्वेश्चन, जिसमें मैंने लिख दिया अंडर रूट दो एक, चलो बाद में लिखते हैं, आगे देखते हैं अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर, सिद्ध करो। सिद्ध कर, तो देखेंगे ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और तीन, देखिए कितनी बार आया है, ये आया है 20, 21, 20, 22, 24, यूपी 20, 2020, 2022 और 2021 और 2022 और 2024। कितनी बार, कितनी बार आया है, 2020, 2021, 2022 और 2024। ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो अगला जो पिछले जो सवाल बताया था ना, ये बताया था कि एक सवाल अभी और बताया कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध की। ये आया था हमारा यूपी 2020 और 2024 और 2022। ये तो ये हमने बता दिया, अभी सिद्ध कर दिया कि अंडर रूट टू अपरिमेय संख्या सिद्ध। तो ये तो हमने अभी क्वेश्चन बता दिया। अब क्वेश्चन अगला शुरू करेंगे कि अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध। कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करो। तो हल, बिल्कुल सेम सवाल उसी की तरह हल करना है जो ऊपर दिया था एक सवाल। तो देखिए ऐसे हम लिखेंगे अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ठीक है ना, तो ये हम इसके विरुद्ध मान, यानी इसे हम मान लेंगे, माना अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। जब अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है तो इसे ए बटे बी के रूप में लिखो, लिखेंगे।
यानी अंडर रूट 3 बराबर ए अपॉन बी। ये परिमेय संख्या का रूप। परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? ए अपॉन बी के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बराबर ए अपॉन बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ए तथा बी, ए तथा बी, ये क्या है? पूर्णांक। हम दोनों पक्ष में वर्ग ले लें, यानी अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 यदि हम इसको कर दें तो 3 बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक मान लें, इसी का गुणा कर दें तो हमारा जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देंगे हम ए का गुणनखंड 3 है ना, कितना है? 3 है, और 3 हुआ तो b बराबर 0 नहीं, कैसा होगा? नहीं, यानी b का b बराबर 0 नहीं। ठीक है, यदि b का मान 0 हो जाता तो ए स्क्वायर का मान 0 हो। ठीक है, इसीलिए हम b हमारा कैसा होगा? 0 नहीं। अगला आगे यहाँ तक उतार लेना। आगे अब हम क्या करें, खंड 3 है तो हम आप लेंगे एक समीकरण, ये हो गया हमारा बन गया समीकरण एक का गुणन ए का गुणनखंड 3 है। कितना है? 3। अब ए मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे कि ए बराबर यानी 3 सी, यहाँ हम लिख देंगे यहाँ सी एक क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। तो हम इसके बराबर लिख देंगे, इसे लिख देंगे, देखिए इसे लिख देंगे हम, यदि हम बराबर लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख देंगे यानी बी, या बी न लिखें तो हम आगे से लिख भी सकते हैं कि देखिए कि यहाँ पे दिया है ए बराबर 3 सी बराबर, यानी हम इसको आगे करना चाहते हैं तो हम लिख भी सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 सी, यानी इसके एक एक स्थान पे हम बी को ले लें। क्या ले लें? अब ए बराबर इसको हम वर्ग रखते हैं, है ना, तो हम वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 3, आगे यहाँ पे लिख सकते हैं 3b बराबर 3c। अब सी 3c का होल स्क्वायर। ठीक है।
देखिए यहाँ तो हमने ये कर दिया 3b² बराबर 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम इसे क्या करें कि 3b² बराबर कर देंगे हम, तो 3 × 3 × c यानी हम लिख सकते हैं b² बराबर 3 × 3 × c का स्क्वायर बटे 3। 3 नीचे जाएंगे, 3 से 3 का, तो b² बराबर 3c²। अब हम यदि हमारा यहाँ पर भी गुणांक यहाँ लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा ना इसी तरह से यहाँ लिख देंगे b का गुणांक b का गुणनफल b का गुणनखंड कितना है? 3 है। कितना है? 3। तो हम लिखते हैं आगे, ये समीकरण हो गया 2 3 2 और आगे हम इसी तरह से समीकरण 1 व 2 के अनुसार एक और 2 के अनुसार, यानी हम सी बुक की पूर्णांक तब क्या होगा? तब बिल्कुल वही आएगा कि b बराबर, यानी कितना आएगा? 3 की, या 3 के b² बराबर 3 के स्क्वायर। ये बिल्कुल इसी तरह से आएगा, सेम बिल्कुल इसी तरह से, कोई अंतर नहीं होगा इसमें। तो फिर आगे इसको हम इसी तरह से लिख देंगे, है ना? या फिर क्या मान लेंगे तो भी हमारा ये आएगा 3 के b² बराबर 3 स्क्वायर की, है ना? तो यहाँ पे b का वो, हाँ सही, यहाँ तो a का आ गया, b का भी आ गया, और यहाँ पर भी गुणनखंड 3 आ जाएगा। b का गुणनखंड b यहाँ लिख देंगे a तथा b का गुणनखंड क्या है? 3 है ना? जब ये 3 आएगा तो क्या होगा? अतः ये कल्पना के विरुद्ध है, ये कल्पना के विरुद्ध है। या ये भी लिख सकते हैं, ये विरोधाभास है, विरोधाभास है। कैसा है? विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो सिद्ध होता है कि
सिद्ध होता है कि √3 परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक।